गैमेटोजेनेसिस का पार्ट 1, स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, oogenesis। oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फीमेल गोनाड में। फीमेल गोनाड क्या है? ओवरी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी एक इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। ये स्टीरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करती है। वर्टिब्रेट्स में 1 पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है, बर्ड्स में लेकिन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का सिर्फ एक ही साइड पाया जाता है। ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो गेस्टेशन के 7वें महीने में ही oogonia मल्टीप्लाई होके 7 मिलियन जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करती है। आफ्टर 7 मंथ ये जर्म सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है और कुछ जर्म सेल्स इस पीरियड के दौरान डाई हो जाती हैं। रिमेनिंग oogonia फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में एंटर करती है और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करती है। ये प्राइमरी oocyte आगे डिवीजन में डिप्लोटीन स्टेज तक ही डिवीजन करके अरेस्ट हो जाता है, तब तक कि जब तक कि इसमें ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो जाती है या आगे कोई सिग्नल इसे नहीं मिलता है। इस तरीके से फीमेल ह्यूमन में मियोसिस का फर्स्ट पार्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है और रिमेनिंग पार्ट आफ्टर 12 इयर्स सिग्नलिंग मिलने पर रिज्यूम होता है। हम oogenesis को 3 स्टेप में पढ़ सकते हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। फर्स्ट पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में देखें आप कि जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम से जो सेल निकल कर आ रही हैं यह क्या कहलाती हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहलाती है। ये जर्मिनल एपिथेलियम से निकली है क्योंकि ये डिवीजन में जाएंगी और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल आगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर जाती है जिसमें ये सेल माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है और oogonia का फॉर्मेशन करती है। यही oogonia सेल्स जो होती है ये नेक्स्ट स्टेज ग्रोथ अवस्था में जाती है। ग्रोथ अवस्था आपको साइज से पता चल रहा होगा, ये अपने साइज से 3 गुना या 4 गुना बड़ी साइज में हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फूड सब्सटेंस को सबको यहाँ स्टोर करके रखती है। ये एक लॉन्ग स्टेज है। अगर ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो ह्यूमन एम्ब्रियो में ये 7 गुना बड़ी हो जाती है। इसका वॉल्यूम जो है, सेल का वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाता है और इसमें कई सारे चेंजेस जो होते हैं। ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक कंटेन है उसमें बढ़ जाती है। ग्रोथ अवस्था, ग्रोथ अवस्था को हम 2 अवस्थाओं में पढ़ सकते हैं, 2 स्टेज में पढ़ सकते हैं: प्री वेटेलोजेनेसिस एंड वेटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। प्री वेटेलोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ योग, और प्री आगे लग गया, इसका मतलब ये कि योग बनने से पहले की ग्रोथ अवस्था। योग बनने से पहले की ग्रोथ अवस्था में 2 चीजें हो सकती हैं: न्यूक्लियर सब्सटेंस है, इसमें ग्रोथ होता है तो ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस पढ़ेंगे, और ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस अब इसमें पढ़ेंगे। अब इस अवस्था के दौरान जो न्यूक्लियस जो होता है वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में एंटर कर जाता है और ये प्रोफेस अवस्था तक डिवाइड हो जाता है, जहां पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक होमोलोगस पेयरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन आगे ये डिवीजन अरेस्ट हो जाता है। अब इस कंडीशन में इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस के दौरान क्या होता है? लैम्ब्रेश क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मोसोम का फॉर्मेशन होता है और जीन एम्प्लीफिकेशन होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैम्ब्रेश क्रोमोसोम, जहां पे होमोलोगस पेयरिंग के साथ साथ हमें यहाँ पे ये क्रोमोसोम दिखाई देगा जो कि लैम्ब्रेश के समान है। ठीक है, साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया लैम्ब्रेश क्रोमोसोम। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एक लूप है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लैम्ब्रेश क्रोमोसोम जो होता है ये अपने साइज, क्योंकि सब चीजें बढ़ रही हैं तो न्यूक्लियस का सब्सटेंस में न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है?
क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम भी अपनी साइज में बढ़ रहा है, और क्रोमोसोम इतना बढ़ गया है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है उसमें समा नहीं पा रहा है। तो उसने क्या किया, ऐसे लूप्स बना लिए बहुत सारे, और अप्रॉक्सीमेट 5000 लूप इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये कैसे दिखाई देते हैं, ये एक लैम्ब्रेश के ब्रिस्टल के समान दिखाई देते हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया दैट इज लैम्ब्रेश क्रोमोसोम। और इसे हम जाइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। जाइंट क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक लैम्ब्रेश क्रोमोसोम होता है, एक पॉलिटीन क्रोमोसोम होता है। लैम्ब्रेश क्रोमोसोम हम oogenesis के दौरान पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटीन क्रोमोसोम हम ड्रोसोफिला के लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम बढ़ रहा है, लूप बना रहा है, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए भी क्या है, ये भी बढ़ रहा है। अब जब डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा तो डीएनए का काम क्या है, वो खुद की कॉपी करेगा। तो डीएनए खुद की कॉपी कंटिन्यू करता रहता है, और डीएनए जब डीएनए की कॉपी करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। और यही डीएनए फिर क्या करते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, और क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और यही एमआरएनए आगे चल के क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये एक सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है कि डीएनए बना रहा है और डीएनए आरएनए बना रहा है, ये आरएनए प्रोटीन बना रहा है। अब ये प्रोटीन और आरएनए, ये क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा है तो उसका काम सिर्फ एक ही है कि वो क्या करेगा, कंटिन्यू डीएनए ही बनाता रहेगा। और डीएनए क्या करेगा, कंटिन्यू एमआरएनए आरएनए ही बनाता रहेगा। तो ये क्या करते हैं, इतना बन जाता है कि सारी चीज इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो क्या कर रही है, अब जो एमआरएनए है वो अपने चारों प्रोटीन की कवरिंग करके एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। इसे इन्फॉर्मोसोम कहा जाता है, या फिर कई साइंटिस्ट इसे मास्क एमआरएनए भी कहते हैं, जो कि प्रोटीन को कवर किए, प्रोटीन जिसको कवर किए भी होता है। ये एमआरएनए ऐसे होते हैं जो कि इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं और जिसके चारों ओर प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। इसका काम क्या है, इसका काम आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब क्लीवेज का प्रोसेस होता है, तो क्लीवेज के अंदर जब सेल के पास समय नहीं होता है खुद का आरएनए बनाने के लिए, तब यही आरएनए वहां पे काम में आते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जीन एम्प्लीफिकेशन। नाम से समझ में आ रहा है हमें, इसे हम हिंदी में कहते हैं जीन विस्तार। जीन एम्प्लीफिकेशन क्या चीज होती है, जीन एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है। और लेकिन जब यहाँ सारी चीज बढ़ रही है तो न्यूक्लियोलस है ये भी बढ़ रहा है, अपनी साइज में बढ़ रहा है। एम्फीबियन oocyte की बात करते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं और ये अपने नंबर में इंक्रीज होते हैं। और हमें पता है न्यूक्लियोलस के अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए भी इस तरीके से अपने नंबर में इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं हुआ और बिना डिवीजन के यहाँ पे नंबर ऑफ जीन इंक्रीज हो गए। तो प्रोसेस इन विच इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन विदाउट एनी डिवीजन, इट इज नोन एज जीन एम्प्लीफिकेशन। ओके, अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे आरएनए बढ़ रहे हैं, ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं और ये राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस है क्लीवेज के दौरान और प्रोटीन योग के एक्युमुलेशन के दौरान। दूसरा प्रोसेस है इसका, वो है ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का बढ़ना। अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है, और ये जब क्वांटिटी इसकी बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का सब्सटेंस भी इंक्रीज हो रहा है। साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पे गोल्गी एपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और राइबोसोम में अदर सब्सटेंस है। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम यंग oocyte में देखेंगे तो यंग oocyte में बहुत फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो
इंक्रीज हो जाते हैं। और ये किसी ऊसाइट में ये स्टडी की गई कि माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होके एग्रीगेट हो जाते हैं और ये एक लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा है राइबोसोम। राइबोसोम भी अपने नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। ये भी यंग ऊसाइट में बहुत कम होते हैं और यहाँ पे ये अपना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और इंक्रीज करने के साथ साथ ये इसका काम है कि आगे चल के प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होगा तो प्रोटीन फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं और जब योग का फॉर्मेशन होगा तो उसमें इसका डायरेक्ट रोल है। ठीक है, फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपने नंबर में इंक्रीज हो जाता है। इसके वेसाइकल और एनुलेट्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, आरएनए को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है और एज वी नो कि आरएनए जो है वो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। राइबोसोमल आरएनए जो कि इट इज ए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी इसमें डायरेक्टली हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसमें गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। यहाँ पे ये बहुत एक्टिवली वर्क करता है और इसका इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। दिस इज द गोल्जी एपरेटस और गोल्जी एपरेटस क्या काम का हमने अभी काम पढ़ा, क्या कर रहे हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बाहर होती है, न्यूक्लियस के बाहर इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, गोल्जी एपरेटस का नंबर इंक्रीज हो जाता है और ये गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं क्या, ये गोल्जी एपरेटस द्वारा बनाई हुई ये छोटी छोटी वेसाइकल्स हैं और ये मैम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज हैं। इसे हम यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, ये मैम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज हैं और ये जस्ट जो वेटलैंड मैम्ब्रेन है उसके यहाँ पे नीचे इकट्ठी हो जाती हैं और इन फ्यूचर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये फर्टिलाइजेशन मैम्ब्रेन का काम ये करती है। नेक्स्ट इज वेटेलोजेनेसिस। वेटेलोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ योग। ओके, तो योग क्या है, इट इज ए रिजर्व फूड मटेरियल और रिजर्व फूड मटेरियल इसमें प्रोटीन है, इसमें न्यूट्रल फैट्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें फॉस्फोलिपिड है, इसमें ग्लाइकोजन है, इन सब से मिलके ये रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है बना होता है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ योग। योग का नेचर क्या होता है, दो तरह का हो सकता है, या तो ये प्रोटीन का बना होता है या ये फैट का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है तो हम इसे प्रोटीन योग कहते हैं और फैट का बना होता है तो हम इसे फैटी योग कहते हैं। प्रोटीन योग जो होता है ये किस में पाया जाता है, ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स में, लोअर कॉर्डेट्स में पाया जाता है और 45% इसका पार्ट होता है। और फैटी योग जो होता है वो ऑलिगोलिसिटल एक्ट में होता है, बोनी फिशेस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है और फॉस्फोलिपिड्स का जो पार्ट होता है वो 32.6% पार्ट जो होता है वो इसका पाया जाता है। योग जो होता है इन दोनों ही दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है, और ग्रैनुलर योग के फॉर्म में या फिर योग प्लेटलेट के फॉर्म में। ग्रैनुलर योग नाम से हमें समझ में आता है जैसे कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म के अंदर योग पाया जाता है। ये इन्वर्टिब्रेट्स में होता है, लोअर कॉर्डेट्स में होता है जैसे कि एम्फिऑक्सिस में, ट्यूनिकेट में, और ये एग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ऐसे एग जिनमें योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनको हम आइसोलेसिटल एग पढ़ेंगे कहते हैं, इसे हम लेटर हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे होते हैं योग प्लेटलेट, ये वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि साइक्लोस्टोम, कार्टिलेजिनस फिशेज, बोनी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स। योग प्लेटलेट जो होते हैं इसमें दो प्रोटीनेज सब्सटेंस पाए जाते हैं, फॉस्फेटिन और लिपोविटिलिन। ठीक है, तो फॉस्फेटिन और लिपोविटिलिन से मिलकर क्या बना होता है, ये योग प्लेट बना होता है। फॉस्फेटिन दे आर रियली हाईली फॉस्फोराइलेटेड होता है,
प्रोटीन है ये, और इसमें 8.4% फास्फोरस पाया जाता है, जिसका मोलिकुलर वेट जो होता है 35,000 होता है। लिपोविटालिन, जिसमें प्रोटीन प्लस लिपिड पाए जाते हैं, लिपिड जो आता है इसमें 17.5% लिपिड पाए जाते हैं। मोलिकुलर वेट जो होता है इसका 40,000 होता है। एक योगप्लेट कैसे बना होता है? एक योगप्लेट बना होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेटिन के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल लिपोविटालिन का पाया जाता है। तो 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेटिन और 1 मॉलिक्यूल लिपोविटालिन से मिलकर एक योगप्लेट का फॉर्मेशन होता है। और ये योगप्लेट कैसे अरेंज होते हैं? ये एक हेक्सागोनल स्टेज के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ये अरेंज होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे योग के फॉर्मेशन की। और इनिशियली क्या हुआ, स्टार्टिंग में बहुत लंबे समय पहले ये माना गया कि योग का फॉर्मेशन oocyte के अंदर किसी न्यूक्लियस के अलावा किसी और स्पेशल बॉडी से होता है। ये न्यूक्लियस के अलावा किसी और स्पेशल बॉडी से होता है, इसलिए उन लोगों ने क्या कह दिया, ये योग न्यूक्लियस से होता है। फिर लेटर ऑन फिर और बाद में रिसर्च हुई, स्टडी, और उसके बाद ही माना कि भैया एम्फीबियन और फिशेज, इनमें कंक्लूजन करके निकाला गया है कि इनका फॉर्मेशन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में आप यहाँ देख सकते हैं ये योग प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हम पढ़ते हैं वेटेलोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट में स्टडी की गई है, तो इंसेक्ट में वेटेलोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, योग प्रोटीन जो है ये इंटेस्टाइन के मिडगट रीजन के अंदर बनता है। ठीक है, किसी इंसेक्ट में फॉलिकल सेल के अंदर बनता है। वर्टिब्रेट्स में देखें तो वर्टिब्रेट्स में योग प्रोटीन का फॉर्मेशन लिवर में होता है। ये लिवर से ब्लड के थ्रू सॉल्युबल फॉर्म में फॉलिकल सेल्स तक पहुंचता है। फॉलिकल सेल में आने के बाद ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपिनोसाइटोसिस। इस माइक्रोपिनोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा ये योग oocyte के अंदर लाया जाता है। ठीक है, अब योग कहाँ है? लिवर में। अब लिवर से कहाँ आना है उसको? oocyte में आना है। ठीक है, तो लिवर से oocyte में आने के लिए उससे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो योग है किस फॉर्म के अंदर है। ये फुली फास्फोराइलेटेड है और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जब वाटर में इनसॉल्युबल है तो ब्लड में भी इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो अब प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इसे इनसॉल्युबल से सॉल्युबल कंडीशन के अंदर चेंज किया जा रहा है। तो फुली फास्फोराइलेटेड फॉस्फेटिन है जो कि इनसॉल्युबल है, इस पे एक एंजाइम काम करता है जिसे फास्फेटेज एंजाइम कहते हैं। ये फास्फेटेज एंजाइम इस फॉस्फेटिन को पार्शली फास्फोराइलेटेड फॉस्फेटिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इसमें से कुछ फास्फोरस को रिमूव कर देता है। जब इसमें से कुछ फास्फोरस रिमूव हो जाता है तो अब दे आर पार्शली फास्फोराइलेटेड फॉस्फेटिन, और अब ये सॉल्युबल हो गया वाटर में। यहाँ ये वाटर में सॉल्युबल हो गया, इसका मतलब ये ब्लड में भी सॉल्युबल हो गया। अब ये ब्लड के थ्रू फॉलिकल सेल तक लाया जाता है। अब फॉलिकल सेल से फिर एक मैकेनिज्म है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस द्वारा इसको oocyte के अंदर लिया जाता है। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। सेल एक लिक्विड अमाउंट जो है वो अपने अंदर ले रही है, तो उसे कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। माइक्रोपिनोसाइटोसिस मतलब यहाँ पे से माइक्रोविलाई है जो कि इस बहुत माइक्रो फॉर्म के अंदर, बहुत माइक्रो अमाउंट के अंदर ये इस लिक्विड को अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है, नाउ oocyte के अंदर आने के बाद अब क्या होता है, क्या अब ये कैसा है, ये सॉल्युबल कंडीशन में है। लेकिन हमने योग प्लेटलेट के बारे में पढ़ा, योग प्लेटलेट कैसा है, बड़ी बड़ी प्लेटलेट बनी हुई है। ठीक है, तो अब ये प्लेटलेट कैसे बनती है हम देखते हैं। ये फॉस्फेटिन जो कि फुली फास्फोराइलेटेड है और सॉल्युबल है, अब इस पे एक एंजाइम एक्शन होता है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम का जब इस पे एक्शन होगा तो ये एटीपी के साथ रिएक्शन करके अब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फुली फास्फोराइलेटेड फॉस्फेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब ये इनसॉल्युबल कंडीशन में आ जाता है, तो इनसॉल्युबल कंडीशन में आने के बाद ये लिपोविटालिन के साथ मिलके क्या बना लेता है, एक प्लेटलेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से 2 फॉस्फेटिन और एक लिपोविटालिन का मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लेते हैं, एक योग प्लेटलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नाउ
अब हमने ये पढ़ लिया कि ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, वेटेलोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है, तो जो प्रोसेस अरेस्ट हो गया था डिप्लोजीन के अंदर, अब वो डिप्लोटीन से अब वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है? अब इस प्रोसेस को मैच्योरेशन स्टेज में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि क्या हो, कुछ स्टिमुलेशन मिले। और ये स्टिमुलेशन कैसा हो सकता है? ये फिजिकल स्टिमुलेशन हो सकता है या फिर कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन हो सकता है। इनके स्टिमुलेशन से होता है क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये प्रमोट करते हैं कि ये जो अरेस्ट हो चुका है ये वापस से रीइनिशिएशन हो और ये मियोसिस रिज्यूम हो। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टार्टिंग से मैचुरेशन स्टेज के अंदर सेल आ गई है। अब मैचुरेशन स्टेज में ये जो ग्रोथ जो अरेस्ट हो गई थी वापस से अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई है स्टिमुलेशन मिलने के बाद। इधर इट इज फिजिकल और इधर इट इज एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन जो कि इसे स्टिमुलेट करते हैं। अब ये प्रोसेस आगे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ अरेस्टेड स्टेट थी, अब ये इसके अंदर ये प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है। नाउ ये डिवीजन स्टेज में ये मेटाफेज स्टेज होगी, ये एनाफेज स्टेज होगी और ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या बना रहा है, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ए सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो पहले डिवीजन कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट तो पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा मैच्योरेशन डिवीजन होता है और ये सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन दोनों में होता है, पोलर बॉडी में भी होगा, सेकेंडरी oocyte में भी होगा। तो पोलर बॉडी भी डिवीजन स्टेज में चली गई, सेकेंडरी oocyte भी डिवीजन स्टेज में चले गए। पोलर बॉडी डिवीजन करके क्या बना रही है, दो पोलर बॉडी बना रही है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte डिवीजन कर रही है, फिर दो सेल बना रही है। ये दो तरह की सेल बनाती है, एक पोलर बॉडी और दूसरी एग सेल। तो इस तरीके से एंड ऑफ द डिवीजन तीन पोलर बॉडी और एक एग सेल बनती है। इस डिवीजन की खासियत ये है कि डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है यही अनइक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पे जो दो सेल बनती हैं, एक वो सेल होती है जो कि जिसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म है, सारा रिजर्व फूड मटेरियल है, यानी काफी बड़ी साइज की सेल है। और दूसरी एक ऐसी सेल बनती है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो है लेकिन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो निल है। ठीक है, या बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, और इसी तरीके से जब इसमें सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन होता है तो सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन के दौरान भी ऐसा ही प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि पोलर बॉडी में ऑलरेडी साइटोप्लाज्म निल है तो इससे जो सेल बनी वो कैसी बनी, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte है इससे जो दो सेल बनी, इससे भी दो तरह की सेल बनी। एक वो सेल बनी जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल निल है या बहुत कम मात्रा में, और एक वो सेल बनी जो कि एक बड़ी सेल है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल भी है और लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। एक सेल बनी और रिमेनिंग थ्री सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म निल होता है, ये पोलर बॉडी बनती है और आगे चल के ये डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा होल प्रोसेस है जिसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जर्मिनल एपिथेलियम से सेल निकली और जो सेल निकली वो पिरामिडल जर्म सेल कहलाई। ये पिरामिडल जर्म सेल फर्स्ट डिवीजन में गई, फर्स्ट प्रोसेस में गई, इसे हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, जिसमें सेल कंटिन्यू डिवाइड होती गई। माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर हुआ और इसने सेल बनाई ऊगोनिया, और यह किस में गई, ग्रोथ फेज में गई। ग्रोथ फेज में जहां ये अपने साइज से कई गुना बड़ी हो जाती है। अब ये प्राइमरी oocyte कहलाई और इसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो डिप्लोडीन के बाद अरेस्ट हो जाता है। नाउ अब ये जब तक इसमें ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती, इसमें डिवीजन का प्रोसेस आगे नहीं होता है। डिवीजन के आगे प्रोसेस के लिए ये जब मैच्योरेशन स्टेज में आती है तो इसको स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है। इधर ये फिजिकल स्टिमुलेशन हो और इधर ये एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन हो, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करे और ये मैच्योरेशन स्टेज में जाए और ये मेयोसिस डिवीजन है रिज्यूम हो। ठीक है,
तो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन वापस से रिज्यूम हो जाता है और इसके कंप्लीट होने के बाद दो तरह की सेल बनती है, एक साइज जिसका बहुत बड़ा है और एक साइज जिसका बहुत छोटा है। जो बड़ी साइज की सेल है ये सेकेंडरी oocyte है और ये छोटी साइज की सेल है ये फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। सेकेंडरी oocyte जिसमें जेनेटिक मटेरियल के अलावा रिजर्व फूड मटेरियल सारा पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है और साइटोप्लाज्म भी ना के बराबर होता है। फिर इन दोनों सेल के अंदर सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है। पोलर बॉडी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसमें क्योंकि इसमें ही साइटोप्लाज्म मटेरियल ना के बराबर होता है या कम होता है, तो इससे बनने वाली जो सेल है उनमें भी जो साइटोप्लाज्म मटेरियल नहीं होता है तो वो भी इसी की तरह छोटी सेल होती है। और दूसरा जो डिवीजन है जो कि सेकेंडरी oocyte में होता है, इससे फिर दो तरह की सेल बनेंगी। एक वो सेल जो कि बहुत बड़ी सेल है, मैच्योर ओवम है, जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल है और मच अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और दूसरी वो सेल बनती है जो कि छोटी सेल है जिसके अंदर ये पोलर बॉडी है एक तरह की और इसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इस कंप्लीट डिवीजन के बाद हमारे पास जो मिलता है वो एक मैच्योर ओवम और 3 पोलर बॉडीज बनती है। तो मैं सोचती हूँ आपको ये oogenesis का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस के बाद एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।